नहीं मिला। तो जब अब्दाली से जब ये आक्रमण करने के लिए गए तो अपन ने देखे थे इन्होंने सहयोग नहीं दिया। जब अंग्रेज़ों के साथ इनकी लड़ाई हुई तब भी इन्होंने सहयोग नहीं दिया। तो अपन ये कह सकते हैं जो अन्य भारतीय शासक थे उनके साथ सही नीति न होना या अन्य भारतीय शासकों का सहयोग नहीं मिलना। तो सहयोग क्यों नहीं मिला? चौथ और सरदेशमुखी की नीति के कारण। तो दूसरा इसमें लिखो अन्य भारतीय शासकों का सहयोग न मिलना। तो इसमें लिखो मराठों की चौथ एवं सरदेशमुखी, मराठों की चौथ एवं सरदेशमुखी, चौथ एवं सरदेशमुखी तथा अन्य भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण तथा अन्य भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण मराठों को इन शक्तियों का अब्दाली तथा अंग्रेज़ों के विरुद्ध किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाया। अब तीसरा अपन देखते हैं इनकी स्पष्ट आर्थिक नीति नहीं थी। तीसरा अपन पॉइंट कह सकते हैं स्पष्ट आर्थिक नीति का अभाव। मराठों के लिए मुख्य आय का स्रोत क्या था? चौथ एवं सरदेशमुखी। इसलिए इन्होंने क्या है, जब इनसे आय होती रहती थी तो न तो इन्होंने कोई आर्थिक संस्थाओं का निर्माण किया, न आर्थिक नीति का निर्माण किया। तो उसका नुकसान क्या हुआ? इनकी नियमित आय का स्रोत कौन बन गया? चौथ और सरदेशमुखी। अब यदि इनकी नियमित आय का स्रोत तभी हो सकता था जब निरंतर क्या किए जाएं? युद्ध किए जाएं। क्योंकि चौथ और सरदेशमुखी कब वसूल करेंगे? जब ये निरंतर युद्ध करते रहेंगे। तो इसलिए जो इनकी जो ज़्यादातर आय थी वो युद्धों में ही चली गई, युद्ध से ही प्राप्त हुई और युद्ध से ही चली जाती थी। इसलिए इनके जन कल्याण के लिए इनके पास कुछ धन बचता ही नहीं था। अब ये लगातार जब युद्धों में लगे रहते थे तो इसके कारण क्या हुई? जनता में इनके प्रति सहानुभूति में कमी आ गई। क्योंकि जो जनता थी चारों तरफ की, उनमें इनके प्रति एक सोच बन गई कि ये क्या हैं? लुटेरे हैं। तो जब कभी मराठों के ऊपर संकट आया तो जनता ने भी इनका साथ नहीं दिया। तो अपन कह सकते हैं कि मराठों में एक स्पष्ट आर्थिक नीति का अभाव था। इनके लिए आय का मुख्य स्रोत चौथ एवं सरदेशमुखी था। चूँकि चौथ एवं सरदेशमुखी विजित प्रदेशों के साथ वसूल किया जाता था, इसलिए ये हमेशा युद्धों में ही संलग्न रहे और युद्धों में लगातार बिजी रहने के कारण इनके पास जन कल्याण के लिए पैसे बचे ही नहीं। युद्ध से प्राप्त आय युद्ध में ही वापस चली जाती थी। जनता में इनके प्रति एक लुटेरे की इमेज बन गई। इसलिए मराठों का कभी जनता की तरफ से सहयोग मिल ही नहीं पाया। तो लिखो मराठों ने ये लिखो नहीं, मराठों की अर्थव्यवस्था लूट तथा आक्रमणों से प्राप्त आय पर आधारित थी। मराठों की अर्थव्यवस्था लूट तथा आक्रमण से प्राप्त आय पर निर्भर थी। मराठों ने कभी आर्थिक संस्थाओं तथा आर्थिक नीति के निर्माण में बल नहीं दिया।
चौथ तथा सरदेशमुखी इनकी आय के मुख्य स्रोत थे। इस कारण मराठा अर्थव्यवस्था युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था बन गई। तो इस व्यवस्था का नुकसान क्या होता था? यदि जब भी शांतिकाल होता था तो मराठों की आय कम हो जाती थी, इसलिए इनको वापस युद्ध का विकल्प अपनाना पड़ता था। तो लिखो आगे, इस व्यवस्था के कारण शांति काल में मराठों की आय में कमी आ जाती थी। वैसे भी चौथ एवं सरदेशमुखी से अर्जित आय से विशाल मराठा राज्य चलाया नहीं जा सकता था। इन करों की वसूली से जनता में मराठों के प्रति सहानुभूति में कमी आई। चौथा देखो, मराठों की दोषपूर्ण सैनिक प्रणाली भी थी। दोषपूर्ण सैनिक प्रणाली, देखो मराठे भारत की जितनी शक्तियाँ थी उनमें तो श्रेष्ठ थे, लेकिन उनका सामना किससे होना था? भारत की श्रेष्ठ शक्ति अंग्रेज़ों से। तो जब उनका सामना भारत की श्रेष्ठ शक्ति अंग्रेज़ों से हुआ तो इनकी जो सैन्य कमजोरियाँ थी वो प्रदर्शित हुई। अब मराठों की जो युद्ध प्रणाली थी वो कौन सी थी? छापामार। और छापामार युद्ध प्रणाली के लिए कैसा क्षेत्र चाहिए? पहाड़ी इलाका। लेकिन मराठों ने जब आक्रमण किए शेष भारत पे किया तो उन क्षेत्रों के अकॉर्डिंग जो मैदानी थे उन क्षेत्रों में ये छापामार युद्ध प्रणाली अनुकूल नहीं थी। तो इन्होंने क्या हुआ, फिर अन्य जो सेना का आधुनिकीकरण अन्य तरीके से किया। उसके लिए इन्होंने यूरोपीय लोगों से सहायता ली, और यूरोपीय में भी फ्रांस से। लेकिन फ्रांस के लोगों के साथ इन्होंने आधुनिकीकरण का प्रयास किया, लेकिन वो न तो आधुनिकीकरण कर पाए और न ही गुरिल्ला युद्ध पद्धति को सही ढंग से अपनाए। तो इन प्रकार इनका जो सेना का जो आधुनिकीकरण हुआ वो मिश्रित प्रकार का हुआ। उसमें नुकसान क्या हुआ? न तो सही ढंग से आधुनिकीकरण हुआ और न ही गुरिल्ला युद्ध पद्धति सही ढंग से अपना पाए। हथियार भी सही ढंग से ये नहीं ले पाए। दूसरा, इनकी सेना जहाँ पे भी आक्रमण करने जाती थी उस स्थान की सही लोकेशन नहीं लेती थी, भौगोलिक ज्ञान नहीं होता था उनका, तो ये कई बार वहाँ फंस जाते थे, भौगोलिक ज्ञान भी नहीं होता था। तीसरा, इनकी जो गुप्तचर प्रणाली थी सेना की वो भी कमज़ोर थी। चौथा, इनकी जो सेना थी वो किन के अधीन होती थी? मराठों की सरदारों के अधीन। और सरदार का समर्पण किन के प्रति नहीं होता था? पेशवा के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होता था, जिस कारण इन सरदारों की सेवा पेशवा की बजाय अपने सरदार के नेतृत्व में ज़्यादा लड़ती थी, इनके आदेशों को ही ज़्यादा मानती थी। तो इसमें लिखो दोषपूर्ण सैन्य पद्धति या मराठों का दोषपूर्ण सैन्य संगठन। मराठों का दोषपूर्ण सैन्य संगठन, इसमें लिखो मराठों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया, लेकिन यह पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के तो अनुकूल थी, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के तो अनुकूल थी, लेकिन मराठों ने अखिल भारतीय साम्राज्य का जो सौपन देखा
अखिल भारतीय साम्राज्य का जो सौपन देखा उसके लिए अधिक कारगर साबित नहीं हुई, उसके लिए अधिक कारगर साबित नहीं हुई। यद्यपि इन्होंने फ्रांसीसियों के सहयोग से सेना का आधुनिकीकरण यद्यपि इन्होंने फ्रांसीसियों के सहयोग से सेना का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया, इसी में लिखो मराठों की गुप्तचर प्रणाली भी अंग्रेज़ों की तुलना में कमज़ोर थी। नेक्स्ट पॉइंट इनका अपन देखते हैं, राजनीतिक दुर्बलता। राजनीतिक दुर्बलता में अपन ने देखा था पेशवा किन के ऊपर निर्भर रहता था, सरदारों पे। सरदारों का जो संघ था उसको अपन कहते थे मराठा संघ। मराठा संघ के जो सरदार थे इनके प्रति पूर्ण आस्था नहीं रखते थे। इनके प्रति पूर्ण आस्था नहीं रख के क्या एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करते थे, तथा ये जो सारे जो मराठा संघ के सरदार थे ये आपस में भी लड़ते रहते थे और पेशवा से भी लड़ते रहते थे, आपस में भी और पेशवा से भी। तो इसलिए इन्होंने अपनी जो ज़्यादातर शक्ति थी वो आपसी कलह, ईर्ष्या और इनों में मिटा दी। तो इसमें लिखो राजनीतिक दुर्बलता। पेशवा का सहयोग देने के लिए मराठा संघ का गठन किया गया था। पेशवा का सहयोग देने के लिए मराठा संघ का गठन किया गया था, लेकिन यह संघ अपनी स्थापना के समय से ही एक ढीला संघ था। इसमें लिखो मराठा संघ के सरदार पेशवा के प्रति पूर्ण आस्था नहीं रखते थे। मराठा संघ के सरदार पेशवा के प्रति पूर्ण आस्था नहीं रखते थे, बल्कि वे स्वतंत्र शासक की भांति आचरण करते थे। यही कारण रहा कि मराठा संघ ने कभी संगठित होकर संगठित अंग्रेजी सेना का सामना नहीं कर सके। इसी में लिखो इन सरदारों ने अपनी ज़्यादातर शक्ति आपसी कलह, ईर्ष्या तथा युद्धों में ख़त्म कर दी।
अगला पॉइंट है मराठा राज्य में कुछ दोष थे। मराठा राज्य में दोष क्या थे? इनकी अर्थव्यवस्था किस पे आधारित थी? लूट पर। अब लूट के कारण इनके पास एक्स्ट्रा अधिशेष बजट नहीं होता था, इसलिए इन्होंने क्या किया, जन कल्याण के किसी कार्य पर ध्यान ही नहीं दिया। जन कल्याण, सामुदायिक विकास, इन किसी भी कार्य पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मराठा जो लोग थे वो इनके प्रति लुटेरे की एक सोच बन के रह गई, इनका सहयोग नहीं करते थे। धीरे धीरे सरदारों का सहयोग भी करना कम कर दिया, इसलिए अंग्रेज़ों के खिलाफ ये कभी संगठित होकर नहीं लड़े। इससे मराठों की क्या, एकता में कमी आ गई। तो चूंकि मराठों की जो व्यवस्था थी वो लूट पे आधारित थी, इसलिए इनके पास अधिशेष बजट नहीं होता था, इसलिए इन्होंने जन कल्याण, सामुदायिक विकास इनके लिए कोई कार्य नहीं किया। इससे मराठों की एकता में कमी आ गई। तो पॉइंट लिखो, मराठा राज्य में दोष। मराठा राज्य में दोष लिखो। चूंकि मराठों की अर्थव्यवस्था लूट पद्धति पे आधारित थी, इस कारण जन कल्याण तथा सामुदायिक विकास के लिए, इस कारण जन कल्याण एवं सामुदायिक विकास के लिए किसी प्रकार के कोई कार्य नहीं किए। इससे मराठी एकता में कमी आ गई। इससे मराठी एकता में कमी आ गई। देखो, मराठाओं का पूरे भारत पे अधिकार हो गया था अपन एक तरीके से तो देखें, लेकिन उस पूरे भारत को अपने अधिकार में लेकर ये राष्ट्रीयता का भाव पैदा नहीं कर सके। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि मराठों ने पूरे भारत पे तो अधिकार कर लिया, लेकिन उसको कभी प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया, बल्कि उस क्षेत्र को किस लिए समझा? चौथ एवं सरदेशमुखी का केंद्र समझा। यदि ये चौथ एवं सरदेशमुखी की बजाय इसको अपने शासन में अधिकार में ले लेते और वहाँ पे एक अच्छी शासन व्यवस्था नीति अपनाते, तो वहाँ के लोगों में धीरे धीरे मराठों के प्रति समर्पण पैदा होता तथा पूरे भारत के अंदर एक राष्ट्रीयता का भाव जगता तथा मराठों को एक राष्ट्रीय शक्ति स्वीकार कर लेते। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनको मराठों के प्रति जनता में एक सोच बन गई कि ये क्या है, लुटेरे। इसलिए पूरे भारत में इनको अस्वीकार कर दिया मराठों को। राजस्थान तो इनसे बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गया था, हर रियासत में ये चौथ और सरदेशमुखी लेके जाते थे। जयपुर का राजा था ईश्वरी सिंह, उसने तो आत्महत्या कर ली थी इनके चौथ और सरदेशमुखी वसूली के कारण। अपने ये है ना सरगासुली ईसर लाट, वो इसी ने बनाई थी। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि मराठों ने संपूर्ण भारत को अपने अधिकार में लिया, लेकिन उस क्षेत्र को चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का क्षेत्र समझा। उस क्षेत्र में किसी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं नहीं थी, बल्कि मराठों ने क्या हुआ, वहाँ एक लुटेरे के रूप में अपनी इमेज बनाई। इसलिए वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने मराठों को अस्वीकार कर दिया। इस कारण भारत में राष्ट्रीयता का भाव नहीं जगा सके, इसलिए भारत की एक राष्ट्र की जो सोच बन सकती थी मराठों के प्रति वो नहीं बन पाई। तो इसमें लिखो, मराठों ने हमेशा विजित प्रदेशों को चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का जरिया समझा। वहाँ पर किसी प्रकार की शासन व्यवस्था तथा जन कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया।
यही कारण रहा भारतीय जनता ने मराठों को अस्वीकार कर दिया। यही कारण रहा भारतीय जनता ने मराठों को अस्वीकार कर दिया। भारत की सबसे बड़ी तत्कालीन शक्ति होने के बावजूद मराठों ने राष्ट्रीयता की भावना जनता में जागृत नहीं की। अगला देखो, मराठों में एक तो दूरदर्शिता का भाव था एवं कूटनीतिक का भाव था। दूरदर्शिता एवं कूटनीतिक अभाव। अब देखो इसमें क्या हुआ, दूरदर्शिता का कैसा अभाव था, ये इनके अधिकार में पूरा भारत आ गया था एक तरीके। तो ये एक अखिल भारतीय राज्य बना सकते थे, अखिल भारतीय साम्राज्य बना सकते थे, लेकिन इन्होंने अधिकार में लेने के बावजूद भी यहाँ अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं बनाया। दूसरा, इन्होंने न कोई राजनीतिक संस्थाएं बनाई, वहाँ पे जहाँ गए वो लूटे और वापस वहाँ से चल गए। तो राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया, वरना वहाँ पे अपने जो प्रांतीय प्रशासन बना के वहाँ अपने सरदार बैठा सकते थे। दूरदर्शिता का और अभाव कैसा था, ज़्यादातर शक्ति किस में लगा दी इन्होंने, मुगल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए। ज़्यादातर शक्ति मुगल साम्राज्य को बचाए रखने में लगा दी। जबकि मुगल साम्राज्य कैसा था, जर्जर था और शक्तिहीन हो चुका था, आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर हो चुका था। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि मराठों में दूरदर्शिता एवं कूटनीति का अभाव था। उन्होंने पूरे भारत पे अधिकार करने के बावजूद भी एक अखिल भारतीय राज्य की कल्पना कभी नहीं की, न ही राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया उन्होंने कभी। उन्होंने अपनी जो ज़्यादातर शक्ति थी वो किस में लगा दी, जो जर्जरी और शक्तिहीन मुगल साम्राज्य था उसको बचाए रखने में लगा दी। कूटनीति का कैसा अभाव था, कभी भी ये क्या, जो अंग्रेज़ों के विरोधी थे उनके साथ कभी भी संधि नहीं करते थे। जबकि अंग्रेज़ों ने हमेशा क्या किया, जैसे रघुनाथ राव के साथ कर लिया, कौन सी की थी, सूरत, और एक वसीन की संधि की थी, वो किसके साथ की थी, बाजीराव सेकंड के साथ। तो अंग्रेज़ तो कूटनीति में आगे थे, लेकिन ऐसा प्रयास इन्होंने कभी भी नहीं किया, बल्कि ये क्या कर सकते थे, जो अन्य भारतीय शक्तियाँ थे उनके साथ संपर्क कर सकते थे, लेकिन मराठी कूटनीति में हमेशा कमज़ोर रहे। तो अपन इसमें लिखो दूरदर्शिता एवं कूटनीतिक अभाव। समझ तो गए ना, ये दूरदर्शिता का अभाव, अखिल भारतीय राज्य का स्थापना कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते थे लेकिन नहीं किया, और ज़्यादातर शक्ति मुगलों में लगा दी। तो इसमें लिखो मराठों में दूरदर्शिता की कमी के कारण, सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति होने के बावजूद भी, स्वयं का स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व तथा अखिल भारतीय साम्राज्य की कल्पना नहीं की,
कल्पना नहीं की। इसी में लिखो, राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में भी कोई रुचि नहीं ली। राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में भी मराठों ने किसी प्रकार की रुचि नहीं ली। अपनी ज़्यादातर शक्ति दुर्बल जर्जर तथा शक्तिहीन मुगल साम्राज्य को सुरक्षित रखने में लगा दी। इसी का दूसरा पॉइंट था कूटनीति का भाव। तो कूटनीति में भी लिखो, मराठे कूटनीतिक प्रयासों में अंग्रेज़ों की तुलना में हमेशा पिछड़े रहे। तो ये तो अपन ने उदाहरण देख लिया था, सूरत की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव को मिला लिया और बसीन की संधि के द्वारा बाजीराव सेकंड को मिला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है अपने को, आदर्शों का त्याग। देखो, कुछ आदर्शों के आधार पर शिवाजी ने स्थापना की थी अपने साम्राज्य की। अगला पॉइंट लिखो, आदर्शों का त्याग। आदर्शों का त्याग, शिवाजी ने कुछ आदर्श अपनाए थे। वो आदर्श थे जैसे त्याग करना है राज्य के लिए, त्याग, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा, हिंदू पदपादशाही, मराठा साम्राज्य, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इन आदर्शों की जगह नई चीज़ें आ गई, नए तत्व आए। उनकी जगह क्या आया? जातिवाद आया, मराठों में जातिवाद आ गया, सामंतवाद आ गया, ऊंच नीच आ गई, ब्राह्मण मराठा विवाद आ गए। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जिन आदर्शों के आधार पर मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी या उसके उत्तराधिकारियों ने की थी, उनकी जगह 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जातिवाद, सामंतवाद, ऊंच नीच और ब्राह्मण मराठा विवाद आ गए थे। इससे क्या हुआ, जो मराठों की एकता थी, सब मराठे एक होकर लड़ते थे, तो वो एकता खत्म हो गई, उसमें दरार आने लग गई। तो इसमें लिखो, मराठा साम्राज्य की स्थापना कुछ आदर्शों जैसे त्याग, समर्पण, सादगी, हिंदू पदपादशाही, आदि के आधार पर की गई थी। लेकिन 18वीं शताब्दी तक मराठों ने इन आदर्शों को त्याग दिया। जातिवाद,
जातिवाद सामंतवाद, जातिवाद सामंतवाद, ऊंच नीच तथा ब्राह्मण मराठा विवाद ने मराठों की राजनीतिक तथा सामाजिक एकता में दरारें पैदा कर दी। इसमें लिखो, यही नहीं शिवाजी के आदर्श हिंदू पद पादशाही, यही नहीं शिवाजी के आदर्श हिंदू पद पादशाही तथा आदर्श मराठा राज्य को भी भुला दिया गया। अगला देखो, भौगोलिक ज्ञान का अभाव रहता था मराठों को, भौगोलिक ज्ञान का अभाव। अंग्रेज जहाँ पे भी जाते थे युद्ध करने से पहले उस युद्ध क्षेत्र की पूर्ण जानकारी लेके जाते थे, जबकि मराठे उस युद्ध भूमि का पूरा ज्ञान नहीं रखते थे, जिसके कारण क्या होता था, युद्ध के समय संकट में फंस जाते थे। युद्ध के समय संकट में, जैसे अपन पानीपत के तृतीय युद्ध में देखते हैं कि मराठों ने जो रास्ता चुना उस रास्ते का दिल्ली से उनका संपर्क टूट गया था, जिसके कारण उनकी रसद आपूर्ति नहीं हो पाई। जबकि अंग्रेज क्या करते थे, हमेशा जहाँ जाते थे उससे पहले उस स्थान की संपूर्ण जानकारी लेते थे, जिसके कारण उनको जो भी मिशन ये करते थे वो आसानी से सफल हो जाता था। तो इसमें लिखो, भौगोलिक ज्ञान का अभाव, भौगोलिक ज्ञान का अभाव। इसमें लिखो, मराठे भौगोलिक ज्ञान के मामले में अंग्रेज़ों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर थे। इस कारण कई बार मराठे युद्ध के समय गंभीर संकट में फंस जाते थे। अब देखो, उस समय जो उपजाऊ प्रदेश थे, एक तो था कोरोमंडल तट, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, कोरोमंडल तट, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, पंजाब था। तो इन क्षेत्रों पे इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण करके इसको किसका केंद्र समझा, लूट का, चौथ और सरदेशमुखी। इनका वो उपयोग किस में कर सकते थे, यहाँ पे एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था कायम करते और उसको एक नियमित आय का केंद्र बना सकते थे, लेकिन मराठों ने इनकी तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं। यदि नियमित आय का केंद्र हो जाता तो मराठों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती, जिसके कारण वो सेना का भी अच्छा आधुनिकीकरण कर सकते थे। साथ ही लगातार जो युद्धों में फंसे रहते थे तो युद्ध से भी वो दूर रह सकते थे, युद्ध से दूरी रख सकते थे। इसमें लिखो कि मराठों ने कुछ उपजाऊ प्रदेश जैसे, इसमें एक और देखो कि इन क्षेत्रों को जो लिया ना, इनको क्या कर सकते हैं, जैसे ये मराठा साम्राज्य था, जैसे ये था गंगा मैदानी क्षेत्र था, ये पंजाब था,
ये कोरोमंडल था इनके चारों तरफ। तो इस क्षेत्र को क्या एक बफर स्टेट के रूप में काम रख सकते थे। बफर स्टेट वो होता है जैसे यहाँ से कोई आक्रमण कर रहा है तो बीच में एक और कोई स्टेट आ जाता है, तो यहाँ के आक्रमण को इसके ऊपर आक्रमण की संभावना कम हो जाती है। जैसे भारत है तो भारत के बीच में है, इधर तो नेपाल है, इधर भूटान है और यहाँ पे चाइना है। तो भारत के लिए ये दोनों राज्य क्या हैं, बफर स्टेट हैं। कैसे हैं, यदि चीन आक्रमण करेगा तो पहले इन पे करेगा, उसके बाद भारत पे करेगा। तो ऐसे ही ये इन क्षेत्रों को क्या बना सकते थे, एक बफर स्टेट बना सकते थे और मराठों की सुरक्षा कर सकते थे। लेकिन बफर स्टेट कभी इन्होंने बनाया नहीं। बफर स्टेट तो सुना होगा ना पॉलिटिकल के अंदर। तो इसमें लिखो मराठों ने कुछ प्रदेश जैसे कोरोमंडल तट, पंजाब, गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र तथा कर्नाटक पर अधिकार करने के बावजूद भी इनको प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया तथा इन स्थानों की भूमिका चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने वाले केंद्रों के रूप में बनी रही। मराठे इन स्थानों को अपने अधिकार में लेकर नियमित आय का जरिया बना सकते थे। साथ ही इन क्षेत्रों को बफर स्टेट भी बना सकते थे। अब कुछ 2-3 छोटे मोटे रीजन हैं, वो बड़े रीजन नहीं है। जैसे उसमें अपन देख सकते हैं, जैसे पानीपत का तीसरा युद्ध कह सकते हैं, पानीपत का थर्ड वार हो गया। मराठा संघ का होना, हालांकि मराठा संघ के कारण इनको मजबूती भी हुई, इनकी बाद में कमजोरी भी हुई। मराठों का आपस में, इसमें ये कह सकते हैं बाजीराव सेकंड और राघोबा का योगदान, है ना। तो इसमें लिखो अन्य कारण, 2-3 ये भी लिख लो। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण शक्ति कमजोर होना, बाजीराव सेकंड द्वारा मराठों को आपस में लड़वाना, और इसमें तीसरा लिखो मराठा संघ का सामंती स्वरूप होना। देखो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वास्तव में ये जितने भी अपन रीजन दे रहे हैं ना, ये रीजन तो गौण है। मुख्य रीजन तो यही है कि वास्तव में युद्ध किसके बीच में था, दो सभ्यताओं के बीच में था। दो सभ्यताओं के अंतरों के बीच था। एक सभ्यता कौन सी थी, अंग्रेजों की, और एक मराठों की। अब अंग्रेज इनसे हर मामले में उन्नत थे,
किसी में भी, राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लो, आर्थिक देख लो, सांस्कृतिक देख लो, सैन्य दृष्टि से देख लो, कूटनीतिक दृष्टि से देख लो, दूरदर्शिता से देख लो, सब मामलों में ये अंग्रेज़ों से पिछड़े हुए थे। तो वास्तव में ये युद्ध तो दो सभ्यताओं के अंतर के बीच का युद्ध था, इसलिए मराठों की हार तो इसमें होनी ही थी, और बात भी सही थी इसमें। लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसे प्रश्न आ जाए कि वास्तव में मराठों के पतन का मुख्य कारण दो सभ्यताओं के अंतर का कारण था, ऐसे प्रश्न अपने मेंस में आ जाए, तो अब अपने को ऐसा नहीं बताना कि वास्तव में इसी कारण हुआ है, ऐसा भी नहीं बताना। अपन इसमें ये कहें कि वास्तव में अंतर था, सैन्य मामलों में भी था, इनके मामलों में भी था, लेकिन साथ साथ अपने जो रीजन बताए हैं ना, इन कारणों का भी उतना ही योगदान है जितना अन्य कारणों का योगदान, और इन सभी कारणों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम था मराठों का पतन। तो कभी भी कोई आ जाए, इनमें से कोई भी एक रीजन आ जाए, जैसे ये पूछ ले अपने इसमें मेंस में प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं, जैसे मराठों के पतन का सबसे प्रमुख कारण मराठों द्वारा उन आदर्शों का त्याग था जिन आदर्शों पे मराठों की साम्राज्य की स्थापना हुई, ऐसे प्रश्न आएगा। तो अब अपने को ऐसा नहीं करना कि भाई इसी को बता दो, अपने को ये बताना है आधा, बाकी आधे में अन्य चीज़ों को बताना होता है, हमेशा ही होता है। क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग आनी चाहिए, अपन धीरे धीरे प्रश्न देंगे आपको, उन पर फिर डिबेट करेंगे, एक बार ये चैप्टर पूरे हो जाएं। अब इसका कंक्लूजन लिख लो, जो अपन सारांश लिखते हैं ना वो लिख लो, जो जब भी कभी आए मराठों का पतन तो उसमें ये सेट कर देना आप। तो ये लिखो, उपर्युक्त कारणों के आधार पर, उपर्युक्त कारणों के आधार पर, उपर्युक्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि मराठे जो मुगलों का भारत में विकल्प बन सकते थे, ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कर पाए। क्योंकि यह संघर्ष दो सभ्यताओं के मध्य, क्योंकि यह संघर्ष दो सभ्यताओं के मध्य अंतर का था, दो सभ्यताओं के मध्य अंतर का था। आगे लिखो, भारत में मुगलों को धूल चटाने का, भारत में मुगलों को धूल चटाने का तथा कमज़ोर करने का सबसे बड़ा हाथ मराठों का था, सबसे बड़ा हाथ मराठों का था। मराठों से भारत में ये उम्मीद की गई थी कि वो मुगलों का विकल्प बनेंगे, अखिल भारतीय राज्य की स्थापना करेंगे। उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन विकल्प नहीं बन पाए, प्रयास तो किया था। तो इसमें लिखो, उनसे यह उम्मीद की गई थी, उनसे यह उम्मीद की गई थी कि वे मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर, मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर अपने राजनीतिक प्रभुत्व का महल बनवाएंगे, अपने राजनीतिक प्रभुत्व का महल बनवाएंगे, तथा उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उस महल को बनाने से पूर्व ही
लेकिन उस महल को बनाने से पूर्व ही उपर्युक्त कारणों के कारण वह महल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इस प्रकार से जिस मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने अपनी प्रतिभा और खून से सींचकर की थी, इस प्रकार जिस मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने अपनी प्रतिभा और खून से सींचकर की थी, वह साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया।